बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन स्टेप बाय स्टेप। ये है पेज नंबर 16 पर इसका जवाब है, जहाँ पे लिखा हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग बच्चों एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एयर को लंग्स में लेके जाया जाता है और लंग्स से एयर को बाहर निकाला जाता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ, रीड आप खुद भी कर सकते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर टू दी लंग्स, हवा को, एयर को लंग्स तक लेके जाना। ठीक है, हवा को लंग्स में लेके जाना। तो इसमें होता क्या है इनहेलेशन में कि जब आप ज़ोर से सांस लेते हैं, अपने अब आप अभी जो है ना अपने सांस अंदर लेकर देखें तो आपको लगेगा कि जो आपकी ये जो चेस्ट है ये ऊपर को और बाहर को उठी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है ना रिब केज में जो मसल्स होते हैं ना, इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं जब आप सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो ना ये कंट्रैक्ट होते हैं। इस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो डायाफ्राम है ये भी कंट्रैक्ट करता है और नीचे को हो जाता है, और ये जो रिब केज है ये ऊपर को उठता है और बाहर को निकलता है जब आप हवा को अंदर लेकर जाते हैं। ये डायाफ्राम क्या है बच्चों? डायाफ्राम जो है ये एक मस्कुलर शीट है जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में मौजूद होती है। ये वाला जो रीजन होता है इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, जहाँ पर आपके लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, एसोफेगस होती है, और यहाँ पर आपका जो है एब्डोमिनल कैविटी होती है, यहाँ पर किडनी व स्टमक होता है, आपका इंटेस्टाइन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये जो डायाफ्राम है ये भी मूव करेगा नीचे की तरफ। इस कंट्रैक्शन से, इन दोनों की कंट्रैक्शन से क्या होगा कि ये जो रिब केज का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि लंग्स को वॉल्यूम चाहिए फैलने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसमें जो प्रेशर है, चेस्ट के अंदर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और जो एयर है वो गले से लंग्स में मूव कर जाती है। दूसरी तरफ जो एक्सहेलेशन है वो इसके अपोजिट है। जैसे ही आप सांस को बाहर निकालते हैं तो ये जो रिब केज के मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। जो ये जो आपका डायाफ्राम है ये भी रिलैक्स करता है और ऊपर को उठ जाता है। इससे क्या होता है, इस रिब केज के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उस प्रेशर से जो हवा है उसको पुश किया जाता है लंग्स से, किसकी तरफ? थ्रोट की तरफ, गले की तरफ, ताकि ये हवा जो है बाहर निकल सके। तो ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर पैसेजवे। ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेजर पार्ट्स हैं आपने उन पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब है पेज नंबर 13, 14 एंड 15 पर। एयर पैसेजवे जो है यहाँ से पेज नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी, जब हवा बॉडी के अंदर दाखिल होती है, इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच दी लंग्स। ये लंग्स तक पहुँचने के लिए कहाँ से गुजरती है? कनेक्टेड ट्यूब्स के थ्रू जो है ये पास होती है। आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, जब लंग्स के अंदर गैसेस का तबादला हो जाता है, एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू दी सेम कनेक्टेड ट्यूब। तो जब जो है हवा जिस रास्ते से लंग्स में जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, उन्हीं कनेक्टेड ट्यूब से वापस आती है। तो इनको कलेक्टिवली कहा जाता है एयर पैसेजवे, यानी कि हवा के गुजरने का जो रास्ता है। इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो हैं सबसे पहले नॉस्ट्रल्स एंड नेज़ल कैविटी। ठीक है, जो नेज़ल कैविटी है ये दो जो है नैरो कैविटीज़ से बनी होती है बिटवीन द नॉस्ट्रल्स। ये नॉस्ट्रल्स हैं आपके, ठीक है, और ये जो नेज़ल कैविटी है यहाँ नॉस्ट्रल से लेके फेरेंक्स के दरमियान ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। एयर एंटर हो करती है नेज़ल कैविटी में थ्रू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल के थ्रू जो है एयर एंटर करेगी नेज़ल कैविटी के अंदर। नेज़ल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं। इनका काम क्या है? जो हवा अंदर आ रही है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना। म्यूकस जो नेज़ल कैविटी की वॉल पर मौजूद होता है उसका भी काम है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना। और इसके अलावा जो एयर नेज़ल कैविटी के अंदर आती है उसके टेम्परेचर को जो है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करता है ये म्यूकस। जो सेकंड कंपोनेंट है फेरेंक्स, नॉस्ट्रल एंड नेज़ल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स। जो नेज़ल कैविटी है वो बच्चों ओपन होती है यहाँ पर फेरेंक्स में, और जो फेरेंक्स के ये जो एंड है इस एंड पर ग्लोटिस मौजूद होता है। ठीक है, इस फेरेंक्स के एंड पे ग्लोटिस मौजूद होता है। आप यहाँ पे देखें खुराक और हवा
ये दोनों फेरेंक्स से ज़रूर गुजरती हैं, ठीक है। इट ओपन्स इन लेरिंक्स। अब ये जो फेरेंक्स है, यहाँ से ये जो है ये एसोफेगस खुराक वाली नाली है और ये जो है ये हवा वाली नाली है। तो अब फेरेंक्स से जो है फेरेंक्स जो है वो ओपन होता है लेरिंक्स में यहाँ पर, ठीक है। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये जो ग्लोटिस है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो ग्लोटिस है इसको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी हिफाजत करती है। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्राम एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग्स। जब यहाँ पे खुराक आती है, खुराक ने इस पाइप में जाना होता है, एसोफेगस में जाना होता है, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एपिग्लोटिस है, जब यहाँ पर खुराक पहुँचती है तो ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि खुराक जो है ये विंड पाइप में ना चली जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है लेरिंक्स। इट इज़ ए बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। अब यहाँ पे देखिए ये है ट्रेकिया और ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के दरमियान ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं लेरिंक्स, ठीक है। लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये एक वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। टू फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड टू द इनर वॉल्स ऑफ द लेरिंक्स। दो जो है फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होते हैं लेरिंक्स की इनर वॉल्स में, ठीक है। जब वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड की तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फोर्थ ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई। यहाँ पर हम जो है यहाँ तक हम पढ़ चुके कि लेरिंक्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जब वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड की तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है ट्रेकिया। वो जो ट्रेकिया जो है ये एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि अटैच होती है लेरिंक्स के साथ और ये स्प्लिट हो जाती है दो ब्रांचेस में। इन दो ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोनकाई और अगर एक ब्रांच की बात करें तो ब्रोंकस, ठीक है। ईच ब्रोंकस इंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड। राइट जो ब्रोंकस है वो राइट लंग्स में एंटर कर जाएगी और जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो अपनी साइड के लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगी, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। अब ये जो ट्रेकिया है और ये ब्रोनकाई हैं, इनकी जो अंदरूनी वॉल है उस पर सीलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं। म्यूकस का काम है फाइन डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप करना, जबकि सीलिया का काम है सीलिया मूव्स दीज पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड्स टू द फेरिंग्स। तो ये जो सीलिया मौजूद है ट्रेकिया और ब्रोनकाई के अंदर, इनका काम है कि जो डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस जो है उसको अपवर्ड मूव करना, किसकी तरफ, फेरिंग्स की तरफ मूव करना है। अब ये जो ट्रेकिया है इनकी वॉल्स में सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। इसका काम ये है कि जब इस ट्रेकिया के अंदर हवा ना भी हो तो ये इसको कोलैप्स नहीं होने देता। बिल्कुल इसी तरह जो ब्रोनकाई हैं इनकी जो वॉल्स हैं उनमें प्लेट लाइक कार्टिलेजेस होती हैं और उसका भी यही काम है कि ये जब एयर ना भी हो तो ये कोलैप्स नहीं होती। उसके बाद जो लास्ट है कंपोनेंट वो है ब्रोनक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो ब्रोनकाई हैं ये मज़ीद जो हैं ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। मज़ीद ब्रांचेस में आपको नज़र आ रहा होगा लंग के अंदर किस तरह ट्री लाइक ब्रांचेस में ब्रोनकाई डिवाइड हो गए हैं। इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोनकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स लाइक ब्रोनक्यूल्स। ये जो ब्रोनकाई हैं ये मज़ीद स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। ये क्या हैं, ब्रोनक्यूल्स हैं। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल्स डिक्रीजेज। जिस तरह से ये ब्रांचिंग आगे की तरफ बढ़ती जाएगी जो कार्टिलेज है वो कम होती जाएगी। आगे क्या है, कार्टिलेज इज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स हैं सबसे एंड पे, इनमें जो है कार्टिलेज नहीं होता। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड एट एन एल्वियोलर डक्ट। ये जो ब्रोंक्यूल है ये एल्वियोलर डक्ट पर जो है एंड होता है। दिस डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस। यहाँ पर ना पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो होती हैं एयर सैक्स होती हैं जहाँ पर जो है एयर को जो है एक्सचेंज किया जाता है, गैसेस का तबादला होता है। ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। When air reaches alveoli, oxygen move from the air into the blood and carbon dioxide passes out into the air in the alveoli। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है एक एल्वियोलस, ठीक है। ये जो है ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है। जब भी एयर इसके अंदर आएगी तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए खून में शामिल हो जाएगी और खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस हवा में शामिल होगी, जो हवा जो है फेफड़ों से बाहर जानी है। तो इस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है,
कि ये जो कैपिलरीज हैं बच्चों, ये बहुत ही बारीक होती हैं। यहाँ पर गैसेस की डिफ्यूजन जो है, गैसों का तबादला बहुत जल्दी और बहुत क्विक और बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी एंड होता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड लोकेशंस ऑफ द ब्रोंकस, ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें ब्रोंकस, ट्रेकिया और एल्वियोलाई का सिर्फ अपने फंक्शन और लोकेशंस बतानी है कि ये कहाँ पर होते हैं और ये इनका काम क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो हम जो हैं हैंड रिटन नोट्स से इसको डिस्कस करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड लोकेशंस ऑफ द ब्रोंकस, ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई। लेकिन हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से जो है मेजर कंपोनेंट्स आते हैं उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आगे पीछे दिया हुआ है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है ट्रेकिया, जो कि मेन विंड पाइप है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है लोकेटेड इन द नेक एंड द अपर चेस्ट कैविटी। ये कहाँ पर मौजूद है? नेक के अंदर और अपर चेस्ट कैविटी में। ये स्टार्ट होती है बिलो द लेरिंग्स एंड रन डाउन इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। ये मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेकिया है ये नेक से स्टार्ट हुआ है और चेस्ट कैविटी तक पाया जाता है। ट्रेकिया है ये इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये एसोफेगस है, खुराक वाली नाली है, और इसके आगे जो है ये ट्रेकिया यानी हवा वाली नाली है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये यहाँ से, यहाँ पे लेरिंग्स है और लेरिंग्स के बिलो ये स्टार्ट हो रहा है। यही इधर भी बताया गया है। ट्रेकिया के फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1 एयर पैसेजवे। बच्चों ये मैंने हेडिंग्स के साथ इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो हमें याद रहती हैं, और जब आपका पेपर चेक करने वाला पेपर चेक करेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्चे ने मेन चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो इसलिए जो है वो इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा। तो आपने हेडिंग्स के साथ फंक्शन लिखनी है। एयर पैसेज वे है, जो ट्रेकिया है ये मेन पाइप है जहाँ जो एयर को कैरी करता है फ्रॉम थ्रोट डाउन इनटू द चेस्ट, और चेस्ट में लेके जाता है। दूसरा इसका फंक्शन है प्रीवेंट्स कोलैप्स। बच्चों ये जो ट्रेकिया है आपको मैंने बताया है कि इसमें ये जो सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं ये मौजूद होती हैं, और ये कार्टिलेज जो हैं जब एयर नहीं भी होती ट्रेकिया के अंदर तो ये प्रीवेंट करता है, ताकि वो जो प्रीवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देता। तीसरा इसका फंक्शन है एयर फिल्टरिंग, यानी कि जो भी एयर आती है उसके, क्योंकि इसमें कि जो इनर वॉल है वहाँ पर सीलिया और म्यूकस मौजूद होता है, तो जो भी एयर आती है उसके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है, और जो नोट्स हैं वो मैं शॉर्ट वीडियो में ऐड कर देती होती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। दूसरा है ब्रोनकाई। ब्रोनकाई क्या है बच्चों? ये जो ट्रेकिया है ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 ब्रांचेस, तो उनको कहते हैं ट्रेकिया। ये मैं आपको पिक्चर से दिखा देती हूँ। देखिए ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया अब जो है स्प्लिट हो गया है 2 ब्रांचेस में। इन 2 ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोनकाई, और एक ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रोंकस। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की बेस में मौजूद होते हैं। द ट्रेकिया स्प्लिट इनटू 2 मेन ट्यूब्स। तो ट्रेकिया स्प्लिट हो जाता है 2 ट्यूब्स में, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? एयर डिस्ट्रीब्यूशन, they divide the air coming from the trachea and direct into both the left and right lungs। जो भी एयर ट्रेकिया से, ये ट्रेकिया है मेन पाइप है, तो जो भी एयर ट्रेकिया से आएगी तो ये 2 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग की तरफ। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो सेकेंडरी फिल्टरिंग है। एक तो फिल्टर हुई एयर ट्रेकिया के अंदर मेनली, फिर ये एयर फिल्टर होगी इस ब्रोनकस में। ठीक है, ये दोनों ब्रोनकाई जो हैं दोबारा से एयर को फिल्टर करेंगे, क्योंकि इनके अंदरूनी वॉल्स में भी सीलिया और म्यूकस मौजूद होता है, और ये भी एयर में मौजूद जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। थर्ड है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? जो ब्रोनकाई हैं, ठीक है, ये मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, तो क्या बनता है? ब्रोंक्यूल्स बनता है। और ब्रोंक्यूल से की जो टिप होती है बिल्कुल एंड होता है, वहाँ पर एयर सैक्स मौजूद होती हैं, पाउचेस मौजूद होते हैं, जिनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है?
बच्चों ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे देखिए आपको एल्वियोलाई दिखाए गए हैं। ये एल्वियोलाई क्या है, ये एयर सैक्स होती हैं जहाँ पर एयर की जो एक्सचेंज है वो होता है, यानी कि गैसों का तबादला होता है। इसकी लोकेशन आपको बता दी है कि एल्वियोलाई जो होते हैं ये थिन वाल पाउचेस होते हैं जो लोकेटेड होते हैं वेरी एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल डीप इनसाइड बोथ लंग्स। दोनों लंग्स ये जो देखें आपको दिखाएंगे, ये दोनों लंग्स हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है। इन ब्रांचिंग को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और इन ब्रोंक्यूल्स की एंड पे जो है आपको एयर सैक्स नज़र आएंगी, एयर पाउचेस नज़र आएंगी, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। इनके बाद इनका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, दिस इज़ द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द बॉडी एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो जगह है लंग्स के अंदर जहाँ पर जो ऑक्सीजन है हवा से खून में शामिल की जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर जो लंग्स में एयर होती है उसमें शामिल किया जाता है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसमें एल्वियोलस की बात ही की गई है कि हर एल्वियोलस जो है वो सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से। जब एयर पहुंचती है एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन मूव कर जाती है एयर इनटू द ब्लड, एयर से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगी एयर में ताकि जो है इसको बाहर निकाला जा सके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉसिबल काजेज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के आपने काजेज बताने हैं एंड एक्सप्लेन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग अपार्ट फ्रॉम लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर तो हो ही रहा है, इसके अलावा जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के वो भी आपने बताने हैं। तो आपने जाना है पेज नंबर 19 पर, यहाँ पे लिखा हुआ है लंग कैंसर। तो इसके काजेज यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, काजेज में क्या है, कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस, वो केमिकल्स होते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ के अंदर कैंसर का बायस बनते हैं। इसमें टोबैको स्मोक है, तंबाकू का धुआं, जिस तरह सिगरेट का धुआं शामिल है। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि एक बंदा जो है वो सिगरेट नोशी कर रहा है और दूसरा उसके पास ऐसे ही बैठा है, तो जो सिगरेट नोशी कर रहा है उसकी तरफ से जो स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, और वो जो साथ बैठा है अगर वो उस धुएं को इनहेल कर रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर भी लंग कैंसर हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा है, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन स्मोक एक्सहेल्ड बाय द स्मोकर। देखिए, जो एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है और जिस तरफ से सिगरेट जल रहा होता है उस तरफ से भी धुआं निकल रहा होता है, और जिस तरफ से जो स्मोकर होता है वो सिगरेट को पी रहा होता है तो उसके मुंह से भी वो सांस लेता है तो धुआं निकलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धुआं सिगरेट के जलने की वजह से निकल रहा होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है उसके मुकाबले में जो कि स्मोकर के मुँह से निकलता है। ठीक है, आई होप आपको बात की समझ आ गई होगी कि एक बंदा बैठा है पास और एक बंदा सिगरेट नोशी कर रहा है। तो सिगरेट नोशी, आपको पता है कि जो सिगरेट होता है वो फ्रंट से जल रहा होता है, ठीक है, तो उससे जो धुआं निकल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। किसके लिए? स्मोकर के लिए भी और जो साथ बैठा है उसके लिए भी। और जो वो कश एक लगाता है सिगरेट का और फिर दोबारा से हवा को एक्सेल करता है और उसमें धुआं होता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना उस बर्निंग वाली साइड से निकल रहा होता है धुआं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपने स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स बताने हैं मज़ीद लंग कैंसर के अलावा, तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग और क्या होते हैं बच्चों, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक लाइफ में बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, अबनॉर्मेलिटीज़ और कैंसर काज करती हैं। इसमें लंग, किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, एसोफेगस, पैंक्रियाज एंड स्टमक, कोई भी कैंसर शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो टोबैको है, उस टोबैको स्मोक है, उसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और उसमें निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। तो इन 4000 केमिकल्स में से 69 ऐसे हैं जिनका जो है पता लगाया जा चुका है, वो हैं कार्सिनोजेंस हैं जो कि ह्यूमन के अंदर कैंसर काज करते हैं। जिस तरह टार है, बेंजीन है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। निकोटीन आपको पता है कि ये भी सिगरेट का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। ये टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, ब्रेन के टिश्यूज़ को, और ये जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं दिल से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ, उनको हार्ड कर देता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों ये भी एक जहरीली गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है व्हेन टोबैको इज़ बर्न ड्यूरिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग के दौरान जब टोबैको बर्न होता है तो ये एक गैस पॉइजनस गैस है, तो कंबाइन होती है रेड ब्लड सेल्स के साथ और ये जो है ऑक्सीजन की जो फरहमी है उसको रोक देती है। उसके बाद टार है, टार भी इसी तरह ये भी सिगरेट में पाया जाता है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। तो इसको इनहेल करने से क्या होता है कि ये लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, उससे जो कैपलरीज के अंदर सॉरी जो है एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम होती है, सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। बेंजीन बच्चों ये मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का, ये भी एक कार्सिनोजिन है जो कि कौन सा कैंसर काज करता है, ब्लड कैंसर काज करता है। सिमिलरली फॉर्मेल्डिहाइड भी सिगरेट में मौजूद होता है जो कि कैंसर काज करता है, रिस्पायरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम इसी की वजह से आती हैं। अमोनिया भी ख़तरनाक है, ठीक है, बॉडी में ये रहे तो ये भी ख़तरनाक है क्योंकि ये जहरीला होता है। उसके अलावा इरिटेंट्स और भी होते हैं सिगरेट में मौजूद, इन इरिटेंट्स की वजह से रिस्पायरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे रिस्पायरेटरी डिजीज़ पैदा होती हैं, ठीक है, जिसमें कैंसर वगैरह शामिल है। ये भी है अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, आप ये भी लिख सकते हैं और जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आप वो भी लिख सकते हैं।